यह जो वीडियो है यह केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है और आपकी बुक का जो 6वां चैप्टर है उसका पहला वीडियो है। चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम तत्वों को कैसे निकालते हैं। प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं, कुछ तत्वों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश तत्व जो होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो उन तत्वों को हम कैसे उनके यौगिकों से अलग करते हैं, इस चैप्टर में हम इस बात को समझेंगे। खासकर हम इस चैप्टर में इस बात को समझेंगे कि धातुओं को कैसे अलग करते हैं। तत्व तो धातु, अधातु, उपधातु तीनों होते हैं, जिसको मैं अभी समझाऊंगा भी। लेकिन इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि हम धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो तत्व तो आप लोग जानते होंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। इसे मैंने पहले चैप्टर में, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, उसमें समझाया था। तो तत्वों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग पीरियाडिक टेबल में समझ चुके हो, लेकिन मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उसकी कुछ ज़रूरत है, इसलिए मैं उसको दोबारा समझा दे रहा हूँ कि तत्वों को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो है वो धातु है। धातु अधातु ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु धन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन मैंने लिखा है, वे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और क्या बनाएगा? Na+। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और क्या बनाएगा? Ca+2। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने प्लस चार्ज आता है। ये क्या है? Fe है, आयरन है। तो Fe 2+ भी होता है, Fe 3+ भी होता है, जिसको हम लोग आगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ डेप्थ में इसको समझेंगे। एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालकर अपने निकटतम अक्रिय गैस नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो ये जो तत्व मैंने लिखे हैं क्या हैं? धातुओं के एग्जाम्पल हैं। वैसे पीरियाडिक टेबल में आप लोग देखेंगे तो अधिकांश तत्व जो हैं वो धातु ही हैं, लगभग 80% तत्व धातु ही हैं। तो धातु तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, सोडियम, कैल्शियम, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। दूसरा जो इसका वर्ग होता है, तत्वों का दूसरा जो समूह है वो कहलाता है अधातु। वे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर आदि। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप लोग जानते हैं 8 होता है। ये O-2 बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ये N-3 बनाता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फ्लोरीन कितना होता है? 9 होता है, तो F- बनाता है, फ्लोराइड आयन। उसी तरीके से फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, यह भी P-3 बनाता है, फास्फाइड आयन। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, ये क्या बनाता है? सल्फाइड आयन, S-2 आयन। तो ये जो तत्व लिखे हैं क्या हैं? अधातु हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा जो इसका समूह है वो है उपधातु। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन आदि।
ये पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि एक सीढ़ी के आकार का स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसके इधर जो होती हैं वो अधातुएं होती हैं और इधर जो पार्ट होता है वो धातुओं का होता है। तो जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है उसमें 7 तत्व होते हैं और वह तत्व जो होते हैं उपधातु होते हैं। इसको भी पीरियोडिक टेबल में मैंने अच्छे से समझाया था। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकृति में धातुओं की उपलब्धता, यानी जो प्रकृति में धातुएं हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति का मतलब जैसे ज़मीन के अंदर से धातुएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि धातुएं भारी होती हैं तो वह वायुमंडल में तो रह नहीं सकती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके प्राप्त होती हैं। तो उनको हम जिस रूप में धातु हमें ज़मीन से मिलती है या प्रकृति से मिलती है उसको हम खनिज कहते हैं, जिसको बाद में भी मैं समझा रहा हूँ। तो प्रकृति में जो धातु होती है वो 2 रूपों में पाई जाती है, 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। प्रकृति में धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहली अवस्था क्या है? वह है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था का मतलब होता है शुद्ध अवस्था, मतलब प्योर स्टेट। तो शुद्ध अवस्था में वे धातुएं होती हैं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, जैसे सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, चांदी भी कहीं कहीं जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना देखा होगा आप लोगों ने, सोने का जेवर बनता है। क्यों सोने का जेवर बनता है? क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील है। इसका जेवर इसलिए बनता है क्योंकि जब ये कम क्रियाशील है तो जो इसकी धात्विक चमक होती है बहुत दिन तक बनी रहती है और ये बॉडी से किसी प्रकार का रिएक्शन भी नहीं करता, इसलिए इसका जेवर बनाया जाता है। चांदी का भी जेवर बनाया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा चांदी का जेवर कुछ समय के बाद काला पड़ जाता है। काला कैसे पड़ता है वो आप जानते होंगे। H2S गैस जो होती है उससे चांदी रिएक्शन करती है और उस पर AgS की एक परत चढ़ जाती है, इसलिए वो चांदी के जेवर काले हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में समझाई जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ये समझा रहा था कि प्रकृति में कुछ धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो देखिए परिभाषा में लिखा, बहुत कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें जो चांदी होती है मुक्त अवस्था में भी होती है और संयुक्त अवस्था में भी होती है। इसका जो यौगिक होता है AgCl, जिसको हार्न सिल्वर कहते हैं, वो इसका मुख्य अयस्क है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो सोना और चांदी तो ये मतलब ये जो होते हैं मुक्त अवस्था और स्वतंत्र अवस्था दोनों में पाए जाते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो मुक्त अवस्था में यही धातुएं होती है, बाकी जो धातुएं होती है वो मुक्त अवस्था में पाई ही नहीं जाती। ये मुक्त अवस्था में भी होती हैं और संयुक्त अवस्था में भी होती हैं। तो ये जो कम क्रियाशील धातुएं हैं ये आपने समझ लिया होगा। दूसरा जो अवस्था है वो है संयुक्त अवस्था। अधिकांश धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे लोहा है, जिंक है, एल्युमिनियम है, टिन है आदि। संयुक्त अवस्था का मतलब यह किसी तत्व के साथ मिलकर यौगिक बना लेती हैं और यह यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वह ऑक्साइड और सल्फाइड के यौगिक के रूप में प्राप्त होती हैं, जिसको हम लोग अयस्क कहते हैं, जिसे बाद में हम लोग समझेंगे कि अयस्क क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं। तो संयुक्त अवस्था तो आप समझ गए होंगे, मतलब धातु जो होती है किसी और तत्व के साथ जुड़ जाती है और यौगिक के रूप में होती है, उसको संयुक्त अवस्था कहते हैं। जिसे आप लोगों ने देखा होगा जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है। तो जब ज़्यादा जंग लगा हुआ लोहा होता है तो आपने देखा होगा बिल्कुल वो लोहे जैसा दिखता ही नहीं है, बिल्कुल अलग टाइप का दिखता है। तो वह जो होता है वास्तव में आयरन का ऑक्साइड होता है, उसका हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। तो धातुएं जो लोहा होता है प्रकृति में नियर अबाउट उसी रूप में पाया जाता है, जैसे लोहे का एक जंग हमको दिखाई पड़ता है। अब देखिए जो अगला टॉपिक है वह है खनिज। खनिज का मतलब होता है जो चीज़ हमको पृथ्वी से खुदाई करके प्राप्त होती है उसको हम खनिज कहते हैं।
खानों से प्राप्त होती है। तो खान कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर होती है, उसको हम खनिज कहते हैं। तो धातुएं तो सभी की सभी भारी होती हैं, और वह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारी की सारी धातुएं ज़मीन के अंदर से प्राप्त होती हैं, ये भारी होती हैं। और जो तत्व हल्के हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जो गैस अवस्था में होते हैं, वायुमंडल में होते हैं, जो भारी तत्व होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो धातुएं सभी भारी होती हैं और वह सभी ज़मीन के अंदर ही होती हैं, यानी ज़मीन के अंदर ना हो तो ज़मीन पर भी होती हैं, तो वह अपने किसी यौगिक के रूप में होते हैं। जैसे नमक जो सोडियम है, तो सोडियम अधिकांश रूप से समुद्र में NaCl के रूप में प्राप्त होता है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के तल पर ही होती है, यानी धातुएं वायुमंडल में नहीं होती। मेरे समझाने का मतलब ये था। तो खनिज क्या होते हैं? प्रकृति से धातु जिस रूप में प्राप्त होती है उसे खनिज कहते हैं। जिस भी रूप में प्राप्त होती है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो जंग लग जाता है काफ़ी पुराने लोहे पर, वो काफ़ी मोटा लोहा हो और जंग से वो बिल्कुल कट गया हो, तो उसमें जो है आप लोग देखते होंगे बिल्कुल अजीब टाइप का वो दिखने लगता है, तो वह उसी रूप में लोहे का जो खनिज होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो जिस भी रूप में प्राप्त होता है उसको खनिज कहते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है क्ले, ये एल्युमिनियम का एक खनिज है, ये मिट्टी के रूप का होता है। Al2O3 × 2SiO2, ये बालू का फार्मूला है, × 2H2। तो ये मिट्टी है, एक प्रकार की मिट्टी के रूप में होता है। दूसरा है बॉक्साइट, Al2O3 × 2H2, तो यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो खनिज तो आपने समझ लिया कि पृथ्वी से धातु जिस भी अवस्था में हमें प्राप्त होती है उसे खनिज कहते हैं। अब अयस्क देखिए, जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण कम लागत में तथा आसानी से होता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क उस खनिज को कहते हैं जिससे धातु का निष्कर्षण कम लागत में होगा और आसानी से होता है, उसे क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। जैसे एल्युमिनियम का भी मैं बता चुका हूँ कि जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइट है। ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। यह लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट, इसका फार्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट, ये भी लोहे का अयस्क है, Fe3O4। पायरोल्यूसाइट, ये मैग्नीज का अयस्क है जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में पोटेशियम परमैंगनेट है और उसके बनाने की जो विधि हम लोग पढ़ेंगे तो पायरोल्यूसाइट का ही वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यह मैग्नीज का प्रमुख अयस्क होता है। तो यहाँ पर मैं खनिज और अयस्क में अंतर आपको समझा दूँ। जो खनिज होता है, खनिज तो सभी होते हैं, लेकिन अयस्क वही खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने नाम लिखा है, क्ले लिखा है, यह एल्युमिनियम का एक खनिज है, बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का खनिज है। लेकिन जो क्ले है वो अयस्क नहीं है, क्योंकि इससे हम एल्युमिनियम को आसानी से कम लागत में नहीं निकाल सकते हैं। इससे अगर हम एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे तो हमें ज़्यादा लागत आएगी और ज़्यादा उसमें समस्या आएगी। तो यह हमारा खनिज तो है लेकिन ये अयस्क नहीं है, कि जो बॉक्साइट है यह हमारा खनिज भी है और अयस्क भी है। अयस्क इसलिए है क्योंकि इससे हम एल्युमिनियम को आसानी से कम लागत में प्राप्त कर लेते हैं या उसको हम अलग कर लेते हैं। तो मेरी समझ में आपको आ गया होगा कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। खनिज तो जितने भी अयस्क हैं वो सारे के सारे खनिज हैं, लेकिन सभी के सभी खनिज अयस्क नहीं है। अयस्क वही खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण हम आसानी से कर लेते हैं। चलिए एक टॉपिक इसमें और छोटी सी है, उसको भी हम लोग समझते हैं, आधात्री गैंग या मैट्रिक्स। तो अभी मैंने आपको समझा दिया है कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनको हम ज़मीन से खुदाई करके प्राप्त करते हैं। बहुत कम धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में होती हैं, अधिकांश धातुएं जो होती हैं संयुक्त अवस्था में होती हैं, अपने किसी यौगिक के रूप में होती हैं, ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होती हैं।
तो जब हम ज़मीन से धातु को खुदाई करके प्राप्त करते हैं तो उसमें मिट्टी, कंकड़, बालू उसके साथ मिला होता है। तो उसे जो चीज़ अयस्क के साथ मिली होती है अशुद्धि के रूप में, उस अशुद्धि को कहा जाता है अधात्री गैंग या मैट्रिक्स। तो देखिए मैंने लिख दिया है, अयस्क में प्रायः कंकड़, रेत, मिट्टी आदि की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसे अधात्री गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। आप अधात्री भी कह सकते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ तक चीज़ें जो बहुत बेसिक क्लास था, पहला क्लास था, इसको मैंने समझाने की कोशिश किया है। और मेरे पास तो कोई बोर्ड वोर्ड की व्यवस्था नहीं है, और आप तो जान ही रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, और तो ऐसी कोई व्यवस्था कर भी मैं नहीं सकता हूँ। तो कॉपी पर ही मैं देखिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि बातें समझ में आएँ। और आप लोग इसे देखिए, इसको नोट्स बनाइए, और कोई भी डाउट हो तो आप उसे बताइए ताकि मैं उसे अगली वीडियो में समझा सकूँ। तो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे अयस्कों के प्रकार। तो ये वीडियो कैसी लगी इसे मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो भी आपका सुझाव होगा उसको मैं अपने हिसाब से अगली वीडियो में परिवर्तन कर सकूँगा, सुधार कर सकूँगा। तो ठीक है, मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ।